नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे और आज अपने जो अध्ययन का जो टॉपिक है वह है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना एक्चुअल में क्या है भारत में, तो भारत के जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जनरली आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास, या इसे यूं कहे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम इन इतिहास में जो ये 3 भाग बांटे गए हैं इनका डिवाइडेशन कैसे किया गया। क्लियर? प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ से स्टार्ट होता है और 1192 में समाप्त होता है। मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है। मध्यकाल की समाप्ति 1757 से होती है। क्लियर? और आधुनिक भारत का शुरुआत होता है। प्राचीन भारत के इतिहास में आप हिंदू सभ्यता और संस्कृति को ही पढ़ेंगे। क्लियर? मध्यकाल में मुस्लिम यानी जो मुसलमानों का कोई भी राजा है तो वह मध्यकाल में ही इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। आधुनिक भारत मुस्लिमों में, जैसे ये मध्यकाल का मैं तो मुस्लिमों का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे? अंग्रेजों का जहाँ आ जाती है बात तो वह आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है। तो आपके सामने मैंने इतिहास को 3 भागों में बांट के दिखाया। तो हम आज जो बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की बात करेंगे और ये जो स्टार्ट होता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था जो बंगाल के शासक और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो इससे हम इनको डिवाइडेशन कर सकते हैं कि अंग्रेज जहां पर आ जाते हैं आधुनिक भारत की इतिहास शुरू हो जाता है। क्लियर? ये मोटे मोटे रूप में इनका डिवाइडेशन है। अब इसके हम आगे चलते हैं और बात करते हैं बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। क्लियर? बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना ही का मतलब है प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध के जीतने के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया और एक व्यवस्था स्थापित कर दी। और यह लगभग 1947 15 अगस्त 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, जब तक यह शासन चलता रहा। तो इनकी जो स्टार्टिंग है बंगाल से मानी जाती है और बंगाल वह महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई थी, इतिहास की शुरुआत हुई थी और अंग्रेजी शासन व्यवस्था की नींव रखी गई थी। क्लियर? अब हम बात करते हैं बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, प्लासी बक्सर के युद्ध इसमें महत्वपूर्ण है, उनको ध्यान से समझिएगा। और वो आपके इसी में ही नहीं, यहाँ जनरली आपके आगे जाके कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देखने को मिलेगी। सन 1600 में ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की कुछ व्यापारियों ने मिलकर। क्लियर ना? प्रारंभ की। ब्रिटिश कंपनी ने सबसे पहले सूरत को अपना केंद्र बनाकर भारत में अपना व्यापार करना प्रारंभ किया। 1990 में कंपनी ने कलकत्ता में के हुगली नगर नामक स्थान पर अपने पैर जमाना शुरू किया।
और वहीं से अपना व्यापार प्रारंभ किया। 1996 में मुगल सम्राट की ओर से कंपनी को 12,000 रुपये वार्षिक भुगतान के बदले कलकत्ता, सुतनती, गोविंदपुर की जमींदारी मिल गई तथा कंपनी ने यहाँ पर कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक एक किला बनवाया। याद रखना बच्चों, फोर्ट विलियम किला बनवाया। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने एक फरमान द्वारा ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। यानी जहांगीर ने शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया और कंपनी द्वारा निर्यात किए जाने वाले माल को चुंगी कर से मुक्त करने की सुविधा भी उनको प्रदान कर दी। 1717 में मुगल सम्राट फारुखसिंह ने एक अन्य फरमान द्वारा कंपनी को सामान ले जाने वाले चुंगी या सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। यानी फारुखसिंह ने उन्हें चुंगी मुक्त व्यापार करने की दस्तक जारी कर दी। यानी कर मुक्त पत्र प्रदान कर दिया, जिससे वह एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना सामान ले जाते, उन्हें किसी प्रकार की कोई चुंगी नहीं दी जाती थी। 1917 में ही मुगल सम्राट फारुखसिंह ने एक अन्य फरमान द्वारा कंपनी के सामान लाने पर चुंगी मुक्त कर दिया। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल शासकों की सत्ता कमजोर होने लगी, बंगाल के मुगल सूबेदारों लगभग स्वतंत्र शासक बन बैठे। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, उनके शासक सक्षम नहीं रहे, तो जो क्षेत्रीय सामंत थे वह अब अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। अतः मुगल सूबेदार चाहते थे कि ब्रिटिश कंपनी को बंगाल से में व्यापारिक मामलों में उससे आदेश प्राप्त करने चाहिए। यानी अब वो जो सूबेदार थे स्वतंत्र शासक बन गए और वो ये चाहते थे कि अंग्रेज हमसे मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इस प्रकार व्यापार के प्रश्न को लेकर बंगाल के सूबेदार और ब्रिटिश कंपनी में मतभेद उत्पन्न हो गया और समय के साथ साथ मतभेद बढ़ता गया और कलकत्ता और उसके आसपास का जो क्षेत्र कंपनी को जमींदारी के रूप में मिला था, उस पर भी दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया। परंतु कंपनी का मानना था कि जमींदार क्षेत्र में उसे पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है और सूबेदार को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। भाई अंग्रेज ये कहते थे कि हमें यहाँ पर पूर्ण स्वायत्तता है और उनको जो सूबेदार है उनको कोई अधिकार नहीं है कि हमें इस तरह से वह परेशान करे। अतः दोनों के मध्य व्यापक विवाद उठना स्वाभाविक ही था। मुगलों के समय बंगाल, अब नेक्स्ट मुगलों के समय बंगाल की क्या स्थिति थी उनका अध्ययन करेंगे। यानी विवाद का जो मुख्य विषय था वो यही था कि जो दस्तक प्राप्त किए थे मुगलों से अंग्रेजों ने, धीरे धीरे मुगल सत्ता कमजोर हो गई और क्षेत्रीय शासक वहाँ के राजा बन बैठे। अंग्रेजों को दस्तक मिला हुआ था, वो मुक्त व्यापार का था। अब स्थानीय सूबेदार ये कहते थे कि आपको उन्होंने दिया होगा, अब यहाँ के राजा हम हैं, अतः आपको हमसे यह आज्ञा लेनी पड़ेगी। अंग्रेज इस बात पर अड़े थे कि हम क्यों आपसे आज्ञा लें, हमने तो आगे मुगल सम्राट से ले रखी है। तो दोनों के मध्य विवाद का कारण बना। अब देखेंगे मुगलों के समय बंगाल की क्या स्थिति थी। मुगलों के समय बंगाल, मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा मुगल साम्राज्य के 3 पृथक सूबे थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 पृथक सूबे थे। 1705 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां जफर खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। कुछ समय बाद उड़ीसा का सूबेदार भी उसको बना दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खां जफर खां एक स्वतंत्र शासक की भांति शासक करने लगा। मुर्शिद कुली जफर खां 1727 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दामाद शुजा उद्दौला वहां का उत्तराधिकारी बना। उसने बलपूर्वक बिहार के सूबे को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये 3 सूबे थे और तीनों पर इनका अधिकार था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 सूबे थे और तीनों पर उनका अधिकार स्थापित हो गया। मृत्यु के बलपूर्वक नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार
पूर्वी भारत के 3 समृद्ध सूबे एक ही व्यक्ति के शासन के नियंत्रण में आ गए। 1739 में शुजा-उद-दौला की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सरफराज खां उसका उत्तराधिकारी बना। उस समय अलीवर्दी खां बिहार का नायब सूबेदार था। वह एक पराक्रमी सैनिक था तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने 1740 में अलीवर्दी खां ने अपने स्वामी सरफराज खां पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में सरफराज खां मारा गया। अंत में अलीवर्दी खां बंगाल का बिहार उड़ीसा का शासक बना। यानी सरफराज खां पर अलीवर्दी खां ने आक्रमण किया और वहाँ का शासक बन गया। सरफराज खां हट गया और कमजोर मुगल सम्राट ने उसको मान्यता दे दी। यानी मुगलों ने इसका विरोध नहीं किया और उसको भी मान्यता प्रदान कर दी। अब है अलीवर्दी खां का शासन, जो नया शासक बना बंगाल बिहार उड़ीसा का। अलीवर्दी खां का शासन, अलीवर्दी खां नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट का सूबेदार था। यानी वो जरूरत नहीं थी उसको मान्यता दे, किंतु उन्होंने दे दी और वह चाहता भी नहीं था क्योंकि वह तो एक स्वतंत्र शासक बन बैठा। व्यवहारिक रूप से वह एक स्वतंत्र शासक था। उसने 1740 से 56 तक बंगाल का शासन किया। यानी 16 वर्षों के लगभग उसने बंगाल पर अधीनता रखी। वैसे अलीवर्दी खां एक योग्य एवं पराक्रमी सेनानायक था, परंतु मराठों के निरंतर आक्रमण ने बंगाल के आर्थिक जीवन को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। 1751 में उसने मराठों के साथ समझौता कर लिया। इस समझौते के अनुसार उड़ीसा का अधिकांश भाग मराठों को देना पड़ा। प्रतिवर्ष 12 लाख रुपए चोट के बदले देने का वचन देना पड़ा। यानी 12 लाख और उड़ीसा का प्रांत मराठों को देना पड़ा। इसके बाद उसने शासन व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया। बंगाल का सूबेदार बनने में बंगाल के हिंदुओं व्यापारियों को महत्वपूर्ण सहयोग मिला था। अतः उसने हिंदुओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। राय दुर्लभ, जगत सेठ, बंधु, मेहताब राय, स्वरूप चंद्र, राजा रामनारायण, राजा माणिक चंद्र आदि उसके शासनकाल में भारी सम्मान प्राप्त थे। यानी ये हिंदुओं के बड़ा उन्होंने सहयोग दिया था। अतः उन्हीं के सहयोग से वह शासक बना, तो उनको उनके बड़े बड़े ओहदे उसने सम्मान दिए उनको। उस समय बंगाल का अधिकांश व्यापार हिंदू व्यापारियों के हाथ में था। यूरोपीय व्यापारियों के संपर्क में आने के बाद हिंदू व्यापारियों को कारोबार और अधिक बढ़ गया और काफ़ी समृद्ध हो गए। बंगाल में कृषि पदार्थों के अलावा सूती कपड़े, रेशम की भारी मात्रा में निर्यात की जाने लगी। बढ़ते हुए व्यापार तथा पर्याप्त मुनाफे ने बंगाल के हिंदू व्यापारियों को अंग्रेजों का मित्र बना दिया। यही कारण है कि जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संघर्ष हुआ तो बंगाल में इन हिंदू व्यापारियों ने कंपनी के साथ सहानुभूति रखते हुए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अलीवर्दी खां और ईस्ट इंडिया कंपनी के आपसी संबंध कभी मैत्रीपूर्ण नहीं रहे। विवाद का कारण व्यापारिक सुविधाएं थी। कंपनी का कहना था कि उसे 1717 में शाही फरमान के अनुसार सुविधाएं नहीं दी जा रही। इसके विपरीत नवाब का मत था कि कंपनी ने जो सुविधाएं दी गई वह उनका दुरुपयोग कर रही है, जिससे बंगाल कुछ अंश सीमा शुल्क के रूप में सरकार को दे, परंतु कंपनी इसके लिए तैयार नहीं थी। विवाद का दूसरा पहलू कंपनी के राजनीतिक इरादे थे। कर्नाटक युद्धों में उसे सफलता मिली, जहां कंपनी का आत्मविश्वास बढ़ गया, वहां उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई और वह बंगाल में भी कंपनी स्थापित को सुदृढ़ स्थिति बनाने में जुट गई। दूसरी तरफ अलीवर्दी खां सचेत हो गया। उसे पहले से यह आभास हो गया था कि बंगाल की स्थिति यूरोपीय कंपनियां, अंग्रेज और फ्रांसीसियों में कभी भी संघर्ष छिड़ सकता है। अतः उनका संघर्ष व्यापक भी हो सकता है, जिससे बंगाल में शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है। अतः उसने शुरू से ही दोनों कंपनियों को अपनी अपनी बस्तियों में किलेबंदी करना तथा अस्त्र शस्त्र को जमा करने की इजाज़त नहीं दी। उनका कहना था कि तुम लोग व्यापार करने आए हो, व्यापारी को सामरिक तैयारी में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। यानी अलीवर्दी खां इस बात को समझ गया था कि कभी भी जो कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित हुए, बंगाल में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ सकते थे। अतः अलीवर्दी खां ने दोनों को व्यापार करने के लिए कहा और सामरिक युद्धों की तैयारी करने से मना कर दिया और हथियार इकट्ठा करने से भी इनकार करवा दिया। अलीवर्दी खां के सुझाव के उपरांत भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक स्वयंसेवक सेना गठित कर ली, यानी एक स्वयंसेवक सेना तैयार कर ली। इसका मुख्य कार्य मराठों की लूटमार से अपनी बस्ती की रक्षा करना था। यानी उन्होंने भी एक चाल चली। अपनी बस्ती के अलावा अंग्रेजों ने आसपास के कुछ अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी मराठों से लूटमार से बचाया तथा मराठों द्वारा लूटे गए क्षेत्रों के लोगों को थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता भी दी। इसका परिणाम बहुत अच्छा निकला। अंग्रेजों ने स्थानीय लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर ली, जो आगे चलकर उनके काम आए। 1756 में 100 वर्षीय युद्धों के परिणाम स्वरूप दक्षिणी भारत में दोनों कंपनियों का संघर्ष प्रारंभ हो गया, परंतु अलीवर्दी खां ने दोनों को कठोर निगरानी रखी और आपस में लड़ने नहीं दिया। यानी 70 वर्षीय युद्ध
फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य हुआ था और यह संपूर्ण विश्व में लड़ा गया था, किंतु बंगाल के राजा अलीवर्दी खान ने इन पर निगरानी रखी और बंगाल में जो स्थिति है उसको खराब नहीं होने दिया। नेक्स्ट अलीवर्दी खान के बाद जो शासक बना हुआ था सिराजुद्दौला। अगला है सिराजुद्दौला। यह महत्वपूर्ण शासक है। इसके समय में ही आगे घटनाएं घटित होगी। ये अगला शासक बना और इसके शासनकाल महत्वपूर्ण शासनकाल है। इसीलिए 10 अप्रैल 1756 को 82 वर्षीय अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। यानी बंगाल का जो शासक था अलीवर्दी खां, उसकी मृत्यु हो गई और उसके कोई पुत्र नहीं था। यानी अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां थी। उसने उन्हें अपने तीनों भतीजों से ब्याह कर दिया, यानी अपने भाई के पुत्रों से उनका विवाह कर दिया। उन्हें पूर्णिया, ढाका और पटना का गवर्नर पदों पर नियुक्त किया। यानी 3 जो दामाद थे उनको तीनों को गवर्नर बनाया। पटना, पूर्णिया और ढाका का गवर्नर नियुक्त किया। दुर्भाग्यवश अलीवर्दी खां के तीनों दामादों का देहांत उसके जीवन काल में ही हो गया। यानी उसके जो 3 दामाद थे, तीनों का ही देवलोकागमन हो गया, वह रुखसत हो गए दुनिया से। अच्छा, भावी उत्तराधिकारी के प्रश्न पर षड्यंत्र का सिलसिला प्रारंभ हुआ, जिससे सशस्त्र संघर्ष की संभावना स्पष्ट लगने लगी। अलीवर्दी खान ने इस स्थिति को परिचित कर लिया था। अतः उसने अपने जीवन काल में ही अपने सबसे छोटी पुत्री के लड़के, यानी उसकी जो 3 पुत्रियां थी उनमें सबसे छोटी लड़की थी, उसके पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यानी अपने जमाई के पुत्र को, अपनी बेटी के बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। परंतु उसके निर्णय से सिराजुद्दौला के विरोधियों को संतोष नहीं हुआ। यानी उसके जो विरोधी है उनको उससे संतोष नहीं हुआ। अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी लड़की घसीटी बेगम, अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी लड़की घसीटी बेगम ने सिराजुद्दौला के स्वर्गीय बड़े भाई के अल्पवयस्क लड़के मुरादुद्दौला को गोद ले लिया। यानी उसने उसके विरोध में दूसरे को गोद ले लिया और उसे बंगाल का नवाब बनाने का स्वप्न देख रही थी। घसीटी बेगम का दीवान राजवल्लभ काफी चतुर एवं योग्य राजनीतिज्ञ था। वह उसे पूरा सहयोग दे रहा था। दूसरी लड़की का लड़का शौकत जंग भी पूर्णिया का गवर्नर था, अतः अपने आप को बंगाल का नवाब का सही उत्तराधिकारी समझता था। यानी 3 पुत्रियां, तीनों ही उत्तराधिकारी संघर्ष के लिए लड़ रही थी। शौकतगंज, अलीवर्दी खां का बहनोई का प्रधान सेनानायक अलीवर्दी खां का बहनोई और प्रधान सेनानायक मीर जाफर भी शासन तंत्र को अपने नियंत्रण में रखने का इच्छुक था। यानी उसके अलीवर्दी खां की बहन का लड़का मीर जाफर भी खुद नवाब बनने के स्वप्न देख रहा था, इच्छुक था। इस प्रकार सिराजुद्दौला को अपने ही संबंधियों से उलझना पड़ा। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक तो बिना किसी विघ्न के, बाधा के संपन्न हो गया। परंतु उसके तत्काल बाद सिराजुद्दौला ने अपनी बड़ी मौसी घसीटी बेगम को छल कपट से बंदी बना लिया। उसने शौकतगंज के विरुद्ध भी सैनिक कार्रवाई करके उसे अपनी अधीनता में लाने को विवश कर दिया। अंग्रेजों के साथ संघर्ष, उसने प्रारंभिक जो उसके जो उत्तराधिकारी संघर्ष था उसको समाप्त करके अब वह अंग्रेजों से संघर्ष किया। उसने अंग्रेजों के साथ संघर्ष के कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेजों से संघर्ष। अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण सिराजुद्दौला की विलासिता, क्रूरता और शासन में अत्याचार थे। यानी अंग्रेजी इतिहासकार सिराजुद्दौला को एक आतताई शासक बता रहे थे। उन विद्वानों का मत था कि चूंकि सिराजुद्दौला का नवाब भी से हटाने के लिए कुचक्र एवं षड्यंत्र चल रहे थे, अंग्रेजों ने भी अपनी सुरक्षा के निमित्त सिराजुद्दौला के विरोधियों को सहयोग प्रदान किया था। यानी अंग्रेजों ने भी उसके विरोधियों को सहयोग दिया था, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला शुरू से ही अंग्रेजों से घृणा करता था। परंतु अब अंग्रेज इतिहासकारों के उपयुक्त दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जाता। आज के विद्वानों की मान्यता है कि सिराजुद्दौला के शासन तथा उसके समकालीन अन्य भारतीय शासकों के शासन में कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों के मध्य संघर्ष के कारण दूसरे ही थे, जो इस प्रकार है। यानी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य जो संघर्ष हुए उसके कारण कुछ और हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, राजनीतिक।
राजनीतिक कारण। सिराजुद्दौला ने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया, जबकि उसके विरोधी घसीटी बेगम और दीवान राजवल्लभ, शौकतगंज, मीर जाफर आदि उसको नवाबी से हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। सिराजुद्दौला का अनुभव हुआ कि अंग्रेज व्यापारी उसकी सत्ता की अवज्ञा ही नहीं कर रहे, अपितु अपने विरोधियों से साठगांठ करके उन्हें सहयोग और प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। अतः सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का प्रभाव कम करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ अंग्रेजों का विश्वास था कि भावी संघर्ष नवाब हार जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने विरोधियों का साथ दिया ताकि भविष्य में उन्हें व्यापारिक और राजनीतिक सुविधाएं प्राप्त होती रहे। यानी पहला राजनीतिक कारण था, अंग्रेजों का ये मानना था कि सिराजुद्दौला हार जाएगा, उसके विरोधी ज़्यादा हैं, तो उन्होंने उनका ही सहयोग दिया ताकि उनको व्यापारिक सुविधाएं मिलती रहे। अगला है अंग्रेजों के प्रति संदेह। अंग्रेजों के प्रति सिराजुद्दौला हमेशा संदेह की दृष्टि ही रखता था। अंग्रेजों का मानना था कि नवाब सिराजुद्दौला प्रारंभ से ही अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखता था, परंतु तात्कालिक साक्ष्यों से पता चलता है कि आरंभ में सिराजुद्दौला अंग्रेजों के साथ सहानुभूति रखता था। 1752 में जब कंपनी के अध्यक्ष हुगली आए थे, तब सिराजुद्दौला ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया। यद्यपि होलवेज को विश्वास किया जाए तो अलीवर्दी खां के ने मरने से पूर्व सिराजुद्दौला को अंग्रेजों पर कड़ी नज़र रखने की चेतावनी दी थी, क्योंकि उसे आशंका थी कि कर्नाटक बंगाल में भी दोहराया जा सकता है। अतः नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला के रुख में अंतर आ गया और वह अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखने लगा तथा उसकी कार्यवाही को नियंत्रित करने का प्रयास किया। जिससे अंग्रेज उसके शत्रु हो गए। यानी अंग्रेजों को पहले सम्मान देता था, किंतु होलवेल कहते हैं कि अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को कहा कि अंग्रेजों पर नज़र रखें, तो अतः सिराजुद्दौला अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखता था। क्लियर? और अंग्रेज को वह शत्रु समझते थे, अंग्रेज भी उन्हें। अगला है नवाब के प्रति अंग्रेजों की अशिष्टता। अंग्रेजों की अशिष्टता यानी नवाब के प्रति उन्होंने अशिष्टता का व्यवहार अंग्रेजों ने किया था। भारत में यह परंपरा रही कि कोई भी नया शासक बनता है तब उसके राज्याभिषेक के अवसर पर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने की दृष्टि से प्रतिष्ठित नागरिक, अधिकारी एवं जमींदार लोग उसे बहुमूल्य भेंट प्रदान करते हैं। यानी कोई भी नया शासक बनेगा तो वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय नागरिक हैं, जो ऊंचे पदों पर नियुक्त हैं, वह उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उन्हें अच्छी भेंट देते हैं राजा को। सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के अवसर पर अंग्रेज अधिकारी जानबूझकर अनुपस्थित रहे। यानी सिराजुद्दौला जब शासक बना तो अंग्रेज अधिकारी जानबूझकर वहां पर उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने सिराजुद्दौला को भेंट भी नहीं दी। उनकी यह कार्रवाई एक प्रकार से नवाब के प्रति अशिष्टता थी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार की फैक्ट्री देखने की इच्छा व्यक्त की, तो अंग्रेजों ने उन्हें फैक्ट्री दिखाने से इनकार कर दिया। अब बंगाल का शासक, बंगाल में फैक्ट्री लगी है अंग्रेजों की, बंगाल के नवाब ने कहा मुझे वो फैक्ट्री देखनी है, किंतु अंग्रेजों ने मना कर दिया। जब नवाब ने उनसे उनके व्यापार के बारे में जानकारी चाही तो अंग्रेजों ने जानकारी देना भी उचित न समझा। जब बंगाल में जो व्यापार कर रहे थे अंग्रेज, तो सिराजुद्दौला ने कहा कि आप क्या व्यापार कर रहे हैं, मैं बताओ, तो उन्होंने ये भी बताना उचित न समझा। इस प्रकार के अशिष्ट व्यवहार से सिराजुद्दौला के सम्मान को ठेस पहुंची। अब राजा है, राजा के सम्मान को इन बातों को लेकर ठेस पहुंचेगी। मेरे यहाँ शासन कर रहे हैं और मुझे ही इस बात की जानकारी नहीं दे रहे हैं, न ही फैक्ट्री दिखा रहे हैं, तो यह बात उनको पसंद नहीं आई। अगला है व्यापारिक झगड़ा। व्यापारिक झगड़ा। मुगल सम्राट फारुखशियर 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान द्वारा उन्हें बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने की सुविधाएं प्रदान की थी फारुखशियर ने। इससे एक तरफ तो भारतीय व्यापारियों को हितों को हानि पहुंची, तो दूसरी तरफ नवाब के राजकोष को भारी क्षति पहुंची। बाद में अंग्रेजों ने इस व्यवस्था का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वे भारतीय व्यापारियों को कुछ ले देकर उनके अपने माल का बताकर चुंगी बचा लेते थे। यानी जो दस्तक मिले थे, अंग्रेजों ने क्या किया, खुद तो फ्री में व्यापार कर ही रहे थे, इससे भारतीय व्यापारियों को भी ठेस पहुंच रही है, क्योंकि वो तो बिना शुल्क दिए व्यापार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए
तो नवाब के राजकोष को भी हानि पहुंच रही थी, क्योंकि उसके राज्य की आय कम हो रही थी। और जिससे दस्तक में 5 रुपये लिए गए। तो अंग्रेज क्या करते थे, अपने जो दस्तक है उसका दुरुपयोग करने लगे। भारतीय जो व्यापारी है या अन्य कोई व्यापारी है, उन्हें कहते हैं कि आप 5 रुपये की बजाय 2 रुपये मुझे दे दो, आपका माल यहाँ से निकाल लो। यानी उसको 3 रुपये का फायदा, इनको 2 रुपये का फायदा। वही नवाब को पूरे 5 रुपये का नुकसान, जो भारतीय व्यापारी देते थे 5 रुपये, वो नुकसान हो गया। वही उसको 3 रुपये उसके बच गए, 2 रुपये उसको फायदा हो गया। परंतु जो राज्य है उसको तो 5 रुपये का नुकसान हो गया। इस बात को लेकर भी अंग्रेज क्या करते थे, उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह भारतीय व्यापारियों से कुछ ले देकर उनके माल को अपना बताकर पास करवा देते और चुंगी बचा लेते। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष अपने दस्तक से कंपनी के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का एक पत्र जारी करता था। उसे दस्तक फ्री पास कहा जाता था। इस प्रकार दस्तक वाले सामान पर चुंगी वसूल नहीं की जाती थी। इस समय कंपनी के अधिकांश कर्मचारी भी निजी व्यापार में लगे थे, अतः वे लोग अपने व्यापार के सामान को भी कंपनी का सामान बचाकर चुंगी बचा लेते। यानी खुद का व्यापार भी कर रहे थे, वो भी कंपनी के नाम से कर रहे थे और चुंगी बचा रहे थे। इससे बंगाल सरकार को काफ़ी हानि उठानी पड़ रही थी। नवाब सिराजुद्दौला कंपनी के साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं करना चाहता था, जिससे कि मौजूदा अव्यवस्थाओं को दूर किया जा सके। अंग्रेज अपने इस विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए तैयार न थे, अतः दोनों पक्षों में तनाव बढ़ना स्वाभाविक था। अतः दोनों के मध्य संघर्ष का मूल कारण भी यही था। यानी जो फ्री पास की सिस्टम था, दस्तक थी, वह मुख्य कारण था इस झगड़े का। नवाब के शत्रुओं को संरक्षण देना, यानी अगला जो पॉइंट है, नवाब के जो शत्रु थे उनको संरक्षण अंग्रेजों ने दिया। नवाब के शत्रुओं को संरक्षण अंग्रेजों ने क्या किया, जो नवाब सिराजुद्दौला के शत्रु थे उनको संरक्षण दे दिया। तो यह सिराजुद्दौला के लिए असहनीय बात थी। अंग्रेजों की कलकत्ता बस्ती नवाब के शत्रुओं तथा राजद्रोहियों के लिए आश्रय स्थल बन गई थी। जब नवाब ने घसीटी बेगम को बंदी बना लिया तो दीवान राजवल्लभ ने अपनी संपूर्ण संपत्ति अपने लड़के कृष्ण वल्लभ के साथ कलकत्ता भिजवा दी। उसने घसीटी बेगम की धन संपत्ति को भी छिपाने का प्रयास किया। इस पर नवाब ने उसे दीवान पद से हटा दिया और कलकत्ता में के अंग्रेज अधिकारियों से कृष्ण वल्लभ की लौटाने की मांग की। यानी जो राजवल्लभ था उसके बेटे को लौटाने की मांग की अंग्रेजों से सिराजुद्दौला ने, जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इससे सिराजुद्दौला को विश्वास पक्का हो गया कि अंग्रेज उसके शत्रुओं से मिले हुए हैं। यानी काम ये से कर रहे हैं अंग्रेज कि उन्हें लग रहा है कि वह उनका शत्रु है। नेक्स्ट अगला, कलकत्ता की किलेबंदी। कलकत्ता की किलेबंदी। सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही यूरोप और इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध की छिड़ने की संभावना बढ़ गई थी। अतः भारत में स्थिति दोनों कंपनियों भी पुनः सशस्त्र संघर्ष की आशंका उत्पन्न हो गई थी। परिणामस्वरूप दोनों ने बंगाल में अपने अपने स्थानों की किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। सैनिकों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। नवाब ने दोनों को आदेश दिया कि वे अपने स्थानों की किलेबंदी का काम तुरंत बंद कर दें। फ्रांसीसी ने तो नवाब के आदेश को मान लिया, यानी फ्रांसीसियों ने किलेबंदी करना रोक दिया, परंतु अंग्रेजों ने आदेश की परवाह नहीं की और वह उस समय तक कलकत्ता के चारों ओर एक खाई खुदवा रहे थे। यानी किले के चारों ओर उसने एक चौड़ी खाई खुदवाना जारी रखा। जब नवाब के अधिकारियों ने उन खाई को भरने के लिए कहा, तो जब नवाब के अधिकारियों ने जो खाई खुदवा रहे थे, नवाब के अधिकारियों ने अंग्रेजों को कहा कि ये खाई बंद कर दें, तो एक गुस्सेल अंग्रेज ने क्या कहा, सुनिए। एक अहंकारी अंग्रेज ने उन्हें जवाब दिया कि यह खाई अवश्य भर दी जाएगी, परंतु मुसलमानों के सिरों से, यानी जो नवाब है और उसके जो अनुयायी है उनकी लाशें काटेंगे, उसके सिरों को काटेंगे और उनसे इस खाई को भरा जाएगा। यानी कैसी बात है, अगर कह रहे हैं खाड़ा ये खड्डा है जो बंद कर दो, तो बोले कि तुम्हारे सिर काट कर इसको बंद किया जाएगा। तो ये बहुत अपमानजनक वाली बात थी।
जब सिराजुद्दौला को उनकी इस उद्दंडता की जानकारी मिली तो उसने अंग्रेजों को सबक सिखाने का फैसला किया। अंग्रेजों को सबक सिखाने का फैसला किया कि इतनी बकवास कर रहे हो। इस प्रकार दोनों पक्षों के मध्य झगड़े के कारण एकत्र हो गए। फिर भी नवाब ने तत्काल उनके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना उचित नहीं समझा और अपने अधिकारियों को उनसे बातचीत करने भेजा, परंतु अंग्रेज अधिकारियों ने नवाब के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नवाब ने बर्दाश्त की और शांति अधिकारियों को भेजा, किंतु अंग्रेजों ने उनको भी उनकी मांगों को ठुकरा दिया। ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला के सामने सम्मान की रक्षा के लिए सैनिक कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इतिहासकार हिल ने भी स्वीकार किया है कि जिन कारणों पर नवाब ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया वह तर्कपूर्वक आवश्यक थे। अकेले सिराजुद्दौला को उनके लिए उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है और न्यायोचित होगा। फिर सैनिक कार्रवाई की नवाब ने अंग्रेजों के विरुद्ध। 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद के समीप स्थित अंग्रेजों की कासिम बाजार की फैक्ट्री पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। फैक्ट्री के अंग्रेज अधिकारी वॉट्स ने आत्मसमर्पण कर दिया, किंतु 5 जून को नवाब ने लगभग 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता पर धावा बोल दिया। उस समय कलकत्ता में अंग्रेजों के पास केवल 500 सैनिक थे और सामने 50,000 सैनिक थे। फिर भी कलकत्ता के गवर्नर ड्रेक ने लड़ने का निश्चय किया। 15 जून को नवाब की सेना ने उसके दुर्ग फोर्ट विलियम को घेर लिया। पराजय और मृत्यु को सामने देखकर ड्रेक और बहुत से अंग्रेज अधिकारी अपने परिवार सहित फोर्ट विलियम से भागकर हुगली नदी के जहाज पर सवार होकर फुल्टा द्वीप पर चले गए। यानी अब अंग्रेजों का जब पड़ी लात तो वह छोड़कर फुल्टा द्वीप भाग गए। किले की रक्षा का भार हॉलवेल नामक व्यक्ति पर छोड़ दिया और थोड़े से सैनिकों को छोड़ दिया। 2 दिन बाद हॉलवेल को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा, यानी हॉलवेल भी ज़्यादा नहीं टिक पाया और कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया। यह दुर्ग फोर्ट विलियम जो दुर्ग है उस पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया। इस प्रसंग में ध्यान देने बात यह है कि वॉट्स ने यह स्वीकार किया था कि नवाब के शांति प्रस्ताव पर्याप्त थे, फिर भी उन्हें ठुकराया तथा कासिम बाजार की घटना से कोई सबक न लेकर ड्रेक ने स्वयं खतरा मोल ले लिया। काल कोठरी की घटना, यानी नवाब यह कार्रवाई नहीं करना चाहता था, किंतु अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि नवाब को अपने सम्मान बचाने के लिए आक्रमण करना पड़ा और परिणाम यह हुआ कि भागना पड़ा उनको। काल कोठरी की घटना 20 जून को फोर्ट विलियम दुर्ग का पतन हो गया। दुर्ग में उपस्थित अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। कहा जाता है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखना। काल कोठरी की घटना काल कोठरी की घटना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 जून को फोर्ट विलियम दुर्ग का पतन हो गया। दुर्ग में उपस्थित अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। कहा जाता है कि नवाब ने किसी अधिकारी ने उन्हें रात्रि में एक छोटी सी काल कोठरी में जो लगभग 18 फीट लंबी 15 फीट चौड़ी थी में बंद कर दिया और प्रातः जब दरवाजा खोला तो बहुत से बंदी मर चुके थे। इतिहास में यह घटना ब्लैक हॉल काल कोठरी के नाम से विख्यात है। इस दुर्घटना का विवरण हॉलवेल द्वारा लिखे गए एक पत्र से मिला है। हॉलवेल के अनुसार जून मास की भयंकर गर्मी में नवाब के आदेश पे 146 बंदियों को काल कोठरी में बंद कर दिया गया और सुबह जब खोला तो 123 व्यक्ति मर गए, 23 व्यक्ति ही जीवित रह पाए। ब्लैक होल की दुर्घटना पर इतिहासकारों के गंभीर विवाद हैं। इस घटना का विवरण हॉलवेल की कल्पना पर आश्रित है। कुछ फ्रांसीसियों एवं आर्मीनियन दस्तावेजों में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है, परंतु मरने वालों की संख्या एक जैसी नहीं मिलती कि अंग्रेज ने इस घटना को काफ़ी बड़ा चढ़ाकर बताया। इसका एकमात्र उद्देश्य सिराजुद्दौला को क्रूर और रक्त पिपासु नवाब सिद्ध करना था, ताकि भारत की स्थिति समस्त अंग्रेजों की सहानुभूति प्राप्त की जा सके और नवाब के विरुद्ध उसकी गणना और उत्तेजित किया जा सके। हॉलवेल ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस कहानी को संवारा था, यानी हॉलवेल ने इस घटना को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उसको बड़ा चढ़ाकर बताया था। डॉक्टर भोलानाथ और बाद में ब्रिजेन गुप्ता ने विभिन्न तथ्यों की पूरी छानबीन के बाद दुर्घटना की सत्यता को सही नहीं माना। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि यदि हम स्वीकार भी कर ले कि इस प्रकार की घटना हुई तो
इसके लिए सिराजुद्दौला को किस प्रकार दोषी ठहराया जा सकता है। जो लोग इस घटना को सत्यता में विश्वास नहीं करते उनके तर्क इस प्रकार हैं। तात्कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ शेर मुख्तरीन और उस सलातीन आदि ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तात्कालिक अंग्रेज पुस्तकों, मद्रास काउंसिल के दस्तावेजों, कंपनी के डायरेक्टरों को क्लाइव तथा वाटसन के द्वारा लिखे गए पत्रों में भी उल्लेख नहीं मिलता। गणित के हिसाब से उस काल कोठरी में 146 व्यक्ति किस प्रकार से ठूसा जा सकता है। हॉलवेल ने जो सूची दी उनमें तमाम आदमी फोर्ट विलियम में मौजूद ही नहीं थे। हॉलवेल अत्यंत झूठा व्यक्ति था। इसकी पुष्टि स्वयं क्लाइव एवं वाटसन के कथनों से होती है। हॉलवेल के बाद इस प्रकार का आरोप मीर जाफर पर भी लगाया था कि उसने एक रात को असंख्य अंग्रेजों को मरवा डाला। हॉलवेल ने मृत व्यक्तियों की सूची भी दी, परंतु क्लाइव और वाटसन ने लिखा कि हॉलवेल का आरोप असत्य था और उसकी सूची का अधिकांश व्यक्ति अभी तक जीवित हैं। 1757 में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ संधि की तो उन्होंने इस बातों की क्षतिपूर्ति के लिए नवाब से धन की मांग की। यदि काल कोठरी की घटना घटित हुई थी तो अंग्रेज मृत लोगों का मुआवजा अवश्य मांगते। चूँकि इस प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मांगा गया, इससे स्पष्ट होता है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी। ध्यान देने योग्य बात यही है कि जो काल कोठरी की घटना है इसमें यह कहा गया कि 18 फीट लंबी, 15 फीट चौड़ी एक कमरा है, उसमें 146 अंग्रेजों को डाल दिया गया और उसमें से 123 लोग सुबह तक मर गए। इस प्रकार 146 जो व्यक्ति को उनमें ठूसा गया था वो ठूसा जा ही नहीं सकता। नहीं क्लाइव, वाटसन आदि ने इस बात की पुष्टि की। हॉलवेल को एक झूठा आदमी बताया जाता था, किंतु हॉलवेल ने इस पर अंग्रेजों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इस घटना को अतिरंजित बड़ा चढ़ाकर लिखा था, जो सत्य प्रतीत नहीं होती थी। किंतु ब्लैक होल की घटना का एक महत्वपूर्ण माना जाता है इतिहास की दृष्टि से। याद रखना बच्चों, ये अक्सर जीके में आती है। और भाई देखा जाए तो ये जो काल कोठरी की घटना है, ब्लैक होल की जो घटना है, तात्कालीन जो समसामयिक ग्रंथ है उसमें भी इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता कि इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई थी क्या। अंग्रेजों ने जब संधि का जो प्रस्ताव था उसको ठुकराया। ये माना जा रहा था कि आगे बढ़कर नवाब उनसे युद्ध नहीं करना चाह रहा था, किंतु अंग्रेजों ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि उनसे युद्ध होना पड़ा और इसी बीच यह ब्लैक होल की घटना घट गई। इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे और इससे अगली वाली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। इस क्लास में जनरली मैंने आपको बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, अलीवर्दी खां जो बंगाल बिहार उड़ीसा का शासक बना, उसने किस प्रकार अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को दबाए रखा और उसका उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, उसमें किस प्रकार उसकी जो 3 बेटियां थी उनमें सबसे छोटी वाली बेटी के पुत्र को शासक बनाया, बीच वाली लड़की का जो पुत्र था शौकत जंग वह भी उत्तराधिकारी समझता था जो पूर्णिया का था, और सबसे बड़ी बेटी थी घसीटी बेगम, उसने भी उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया। और वहीं देखा जाए तो अलीवर्दी खां का जो बहनोई था, बहन का पति मीर जाफर, वो भी इस युद्ध में उत्तराधिकारी संघर्ष में उसने भाग लिया था, किंतु सिराजुद्दौला ने इन सभी को परास्त कर दिया और स्वयं वहाँ का शासक बन बैठा। वहीं अंग्रेजों को नवाब हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता था। इस बात को लेकर अंग्रेजों और सिराजुद्दौला में कभी आपस में बनी नहीं। जब उन्होंने फैक्ट्री देखनी चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया, व्यापार किस प्रकार कर रहे हैं ये पूछना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। तो देखा जाए तो एक प्रकार से अंग्रेजों ने आगे होकर यहाँ तक मुसीबतें मोल ली और धूर्ततापूर्ण तक व्यवहार किया। इसके आगे हम पढ़ेंगे अलीनगर की संधि और इसको आगे तक जारी रखेंगे। तो इस क्लास में मैंने आपको जो बताया है वो विस्तृत रूप से परिचर्चा आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना बच्चों, ये ब्लैक होल की जो घटना है, काल कोठरी की घटना है 20 जून को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अक्सर 4 नंबर के क्वेश्चन में भी यह आती है। आज की क्लास में आप सभी को जो मैंने पढ़ाया निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम इससे आगे क्लास जारी रहेगी और इसको आगे अध्ययन करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।